एक आईपीएस अधिकारी सादा कपड़ों में ट्रक ड्राइवर बनकर नाके पर पहुंचा। पुलिस वाले ने रिश्वत मांगी, फिर क्या हुआ? दोस्तों, आज के जमाने में सच बोलना और सही राह पर चलना ही सबसे बड़ा अपराध बन जाता है। गरीब की मेहनत को उसकी कमजोरी समझा जाता है और कानून के रखवाले ही कानून का सौदा करने लगते हैं। बहुत दुख होता है यह सोचकर कि आज की हमारी दुनिया कैसी बन गई है, जहां न्याय के मंदिरों में ही बेईमानी की बोली लगती है, जहां रिश्वत देने वाला तो चैन की नींद सोता है, लेकिन ईमानदार आदमी भूख, ताने और जिल्लत के घूंट पीकर दम तोड़ देता है। यह समाज किस ओर जा रहा है? कभी कभी ऐसा लगता है कि अब सत्य की कोई कीमत ही नहीं बची। जो गरीब मेहनत करके 2 वक्त की रोटी कमाना चाहता है, उसे हर कदम पर कुचला जाता है। उसकी तकदीर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है और इंसाफ पाने का उसका सपना महज एक मजाक बनकर रह जाता है। लेकिन यह भी सच है कि हर अंधेरे के बाद उजाला आता है, हर अन्याय के खिलाफ एक आवाज उठती है, और हर बार जब इंसानियत दम तोड़ने लगती है, कोई न कोई ऐसा उठ खड़ा होता है जो इतिहास बदल देता है। जिंदगी हमें आजमाती है, लेकिन हम कितने मजबूत हैं यह हम पर निर्भर करता है। दोस्तों, एक बात बिल्कुल सच मानकर चलना, जो अन्याय सहता है वह अन्यायी के जितना ही दोषी होता है। अगर समाज में बदलाव चाहिए तो आवाज उठानी ही पड़ेगी। तो अब सवाल उठता है, क्या हम सच के लिए लड़ने को तैयार हैं? क्या हम यह मानने को तैयार हैं कि सिस्टम खराब नहीं होता बल्कि लोग इसे खराब करते हैं? क्या हम यह स्वीकार कर सकते हैं कि अगर हम चुप रहे तो बेईमानी की यह आग हमें भी जला देगी? तो दोस्तों, यह कहानी आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है। बने रहिए हमारे साथ वीडियो की समाप्ति तक। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ गांव में रहने वाले अजय चौधरी एक गरीब लेकिन ईमानदार इंसान थे। उनकी दुनिया बहुत छोटी थी, जिसमें उनकी पत्नी सुमन देवी और 8 साल का बेटा अभय चौधरी शामिल थे। अजय का जीवन बस एक ही लक्ष्य के इर्द गिर्द घूमता था, अपने बेटे को पढ़ा लिखाकर एक बड़ा सरकारी अफसर बनाना। अजय एक ट्रक ड्राइवर थे। दिन रात ट्रक चलाकर माल सप्लाई करते और जो भी मेहनताना मिलता उसी से अपने परिवार का पेट पालते थे। ट्रक मालिक धनराज सेठी के यहाँ काम करने वाले अजय अक्सर हफ्तों तक घर नहीं लौट पाते थे। कभी कभी तो 15 से 20 दिन तक सड़कों पर ही रहते। लेकिन जब भी घर लौटते, उनका बेटा अभय उनके गले से लिपट जाता। उसके लिए पिता ही उसका संसार थे। गरीबी के बावजूद अजय ने अभय को कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। त्योहारों पर भले ही खुद पुराने कपड़े पहनते, लेकिन अभय के लिए नए कपड़े जरूर लाते। उसकी हर छोटी बड़ी इच्छा को पूरा करने की कोशिश करते। उनकी इच्छा थी कि उनका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा सरकारी अफसर बने, जिससे गरीबी का यह अंधेरा हमेशा के लिए दूर हो जाए। इसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अजय दिन रात ट्रक चलाकर मेहनत कर रहे थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि किस्मत ने उनके लिए एक बड़ा इम्तिहान तय कर रखा था। एक दिन अजय अपने ट्रक में शिवपुरी नगर के लिए माल लेकर निकले। वह अपनी ही धुन में ट्रक चला रहे थे, लेकिन हाईवे पर कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि सख्त चेकिंग चल रही थी। पुलिस वाले हर आने जाने वाले ट्रक को रोककर कुछ न कुछ बहाने बनाकर चालान काट रहे थे। पास के एक चाय वाले ने अजय को धीरे से सलाह दी, भाई साहब, आगे पुलिस वाले चालान काट रहे हैं, अगर हो सके तो गाड़ी यहीं से घुमा लो, वरना बेवजह फंस जाओगे। लेकिन अजय को खुद पर पूरा भरोसा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरे पास गाड़ी के पूरे कागजात हैं, लाइसेंस भी है, मुझे किसी बात का कोई डर नहीं। कुछ देर बाद जब अजय का ट्रक चेकिंग पॉइंट पर पहुंचा तो एक पुलिस वाले भूपेंद्र यादव ने हाथ दिखाकर उन्हें रोक लिया। पुलिस वाला अजय के पास आया और सख्त लहजे में बोला, कहां जा रहे हो? अजय ने विनम्रता से जवाब दिया, साहब, मालिक का माल लेकर शिवपुरी नगर जा रहा हूं, मैं ट्रक ड्राइवर हूं। पुलिस वाले ने शक भरी नजरों से देखा और कड़क आवाज में कहा, कागजात दिखाओ। अजय ने बिना किसी झिझक के अपने सभी दस्तावेज निकालकर पुलिस वाले को थमा दिए। गाड़ी के रजिस्ट्रेशन पेपर, लाइसेंस, बीमा, फिटनेस सर्टिफिकेट, सब कुछ दुरुस्त था। पुलिस वाले ने हर कागज को ध्यान से देखा, लेकिन जब उसे कुछ भी गलत नहीं मिला तो उसने चालान काटने के लिए नई चालाकी सोची। अच्छा, लाइसेंस दिखाओ। अजय ने तुरंत जेब से अपना ड्राइविंग लाइसेंस निकालकर दिखा दिया। अब पुलिस वाले समझ गए कि अजय पूरी तरह से नियमों का पालन कर रहे हैं और इनसे गलती निकालना आसान नहीं होगा। लेकिन भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी थीं कि वे इतनी आसानी से किसी को छोड़ने वाले नहीं थे। पुलिस वाले भूपेंद्र यादव ने कुछ पल सोचा, फिर गंभीर स्वर में कहा, क्या तुम्हारे पास उस शहर में माल ले जाने की परमिशन है? अजय चौंक गए। परमिशन? साहब, मैं सालों से ट्रक चला रहा हूं, कभी ऐसी किसी परमिशन की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन पुलिस वाले ने घूर कर कहा, हमसे बहस मत कर, जो पूछा वो बता। अगर परमिशन नहीं है तो या तो चालान भर या हमारी जेब गर्म कर। अब अजय को समझ आ गया कि यह सब रिश्वत लेने का नया तरीका था। उन्होंने विनम्रता से कहा, साहब, मुझे सच में ऐसी किसी परमिशन के बारे में नहीं पता। अगर नियम में बदलाव हुआ है तो मुझे जानकारी दीजिए, लेकिन मैं रिश्वत नहीं दूंगा।
पुलिस वाले को अजय की यह बात सुनकर गुस्सा आ गया। उसने अजय का कॉलर पकड़ लिया और झटके से ट्रक से नीचे उतार दिया। अब तू हमें सिखाएगा कि कानून क्या होता है। तेरी ये ईमानदारी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। अगर ट्रक आगे ले जाना है तो 5,000 का चालान भर या फिर हमें 2,000 दे दे। अजय की आंखों में गुस्सा तो आया, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं खोया। वह जानते थे कि गरीब आदमी की आवाज आसानी से नहीं सुनी जाती। उसने कहा, साहब, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं और मैंने कोई गलती नहीं की, चालान क्यों भरूं? अब पुलिस वाले का गुस्सा और बढ़ गया। उसने इशारा किया और उसके साथी सुरेश चौधरी और रमाकांत यादव ने अजय का ट्रक जब्त कर लिया। अब यह ट्रक तभी छूटेगा जब तू पैसे देगा। अजय चौधरी बेहद परेशान थे। पुलिस ने ट्रक जब्त कर लिया था और मालिक धनराज सेठी का गुस्से से भरा फोन आता है। फोन उठाते ही उधर से कठोर आवाज आई, अजय, ये क्या सुना? मेरा ट्रक जब्त हो गया। मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर माल समय पर नहीं पहुंचा तो सारा नुकसान तुझे भरना पड़ेगा। यह सुनते ही अजय के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उन्होंने विनम्रता से कहा, सेठ जी, मेरी कोई गलती नहीं थी, सारे कागजात पूरे थे, लेकिन पुलिस वालों ने जबरदस्ती रोक लिया। धनराज सेठी चिल्लाए, मुझे बहाने मत सुना, 2 दिन में ट्रक नहीं छुड़ाया तो नौकरी गई समझो। फोन कट गया। अजय का दिमाग सुन्न पड़ गया। अब उनके पास सिर्फ 2 दिन थे। अगर ट्रक नहीं छुड़ाया तो नौकरी चली जाएगी और मालिक नुकसान भी वसूल करेगा। वे पैदल ही घर की ओर बढ़े। दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, अब क्या करूं? 2,000 रुपए कहां से लाऊं? घर पहुंचते ही पत्नी सुमन देवी ने चिंता से पूछा, अजय जी, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अजय ने जबरदस्ती मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं, बस थक गया हूं। लेकिन सुमन समझ गई कि कुछ गंभीर बात है। अजय ने अपने दोस्त रवि शेखावत को पूरी घटना बताई। रवि चिंतित होकर बोले, अजय, रिश्वत देना गलत है, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि ट्रक छुड़ाना जरूरी है, किसी से उधार ले लो। अजय ने सिर हिला दिया, नहीं रवि, मैं अपने उसूल नहीं बेच सकता, अब तो सब भगवान भरोसे हैं। रात भर अजय करवटें बदलते रहे, लेकिन नींद नहीं आई। सुबह जब सुमन उठी तो देखा कि अजय अभी तक सो रहे थे। उन्होंने धीरे से पुकारा, अजय जी, उठिए, सुबह हो गई। कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने झकझोर कर देखा, लेकिन अजय अब इस दुनिया में नहीं थे। घर में कोहराम मच गया। डॉक्टर ने आकर देखा और कहा, इन्हें हम खो चुके हैं, ज्यादा तनाव की वजह से अटैक आ गया। अजय की मृत्यु के 12वें दिन उनके दोस्त रवि ने सच्चाई बताई। अजय की मौत किसी बीमारी से नहीं हुई, बल्कि पुलिस वालों की बेईमानी ने उन्हें मार दिया। रिश्वतखोर भूपेंद्र यादव, सुरेश चौधरी और रमाकांत यादव ने जबरदस्ती ट्रक रोक लिया, झूठा चालान लगाया और 2,000 रुपए मांगे। दोस्तों, अजय चौधरी की मौत से पूरा परिवार टूट चुका था। एक ईमानदार आदमी जिसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, उसे सिस्टम की बेईमानी ने निगल लिया था। अजय के पास सभी कागजात सही थे, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, बीमा, फिटनेस सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस। फिर भी भूपेंद्र यादव नाम के भ्रष्ट दरोगा ने ऐसी परमिशन की मांग कर दी जिसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। जब अजय ने विनम्रता से कहा, साहब, मैंने आज तक इस तरह की परमिशन के बारे में नहीं सुना, कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ी, आप मुझ पर गलत आरोप क्यों लगा रहे हैं? तो दरोगा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अब तू हमें सिखाएगा कि कानून क्या होता है, ज्यादा बहस करेगा तो हवालात में डाल दूंगा। इसके बाद दरोगा ने अजय का अपमान किया, उनका कॉलर पकड़ा और ट्रक जब्त करने का आदेश दे दिया। जब रवि शेखावत ने अजय की मौत के पीछे की सच्चाई परिवार को बताई तो सुमन देवी और पूरे परिवार के होश उड़ गए। सुमन की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार यह केवल दुख के नहीं थे, इनमें गुस्सा भी था। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्या आज के जमाने में इंसानियत मर चुकी है? सिर्फ 2,000 के लिए मेरे पति की जान ले ली। उनका दिल रो रहा था, लेकिन दिमाग में एक ही सवाल था, अगर यह अन्याय आज मेरे पति के साथ हुआ तो कल किसी और गरीब की बारी होगी। क्या गरीब की कोई कीमत नहीं? उनका एक 8 साल का बेटा था। 8 साल के अभय चौधरी ने यह सब सुना और उसके अंदर एक तूफान उठ गया। अब तक वह अपनी मासूम आंखों से दुनिया को देखता था, लेकिन आज उसने इस मतलबी दुनिया का असली चेहरा देख लिया था। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि एक ज्वाला जल रही थी। उसने अपनी मां का हाथ पकड़ा और खड़े स्वर में कहा, मां, अगर मैं बड़ा होकर पुलिस अफसर होता तो साथ ऐसा कभी नहीं होने देता। मैं बड़ा होकर जरूर पुलिस ऑफिसर बनूंगा और उन लोगों की मदद करूंगा जिन्हें कोई नहीं समझता। मैं उन भ्रष्ट पुलिस वालों को सबक सिखाऊंगा जो गरीबों को सताते हैं। सीमा ने बेटे के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तेरे पापा की आत्मा को सबसे ज्यादा शांति तभी मिलेगी जब तू अपने सपनों को पूरा करेगा और इस अन्याय के खिलाफ लड़ेगा। उस दिन के बाद से अभय का लक्ष्य साफ हो गया। अब उसका हर कदम, हर मेहनत, हर पढ़ाई सिर्फ एक ही दिशा में थी, सिस्टम को बदलना, ताकि किसी और गरीब को उसके पिता की तरह न मरना पड़े। अभय की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। पिता की मौत के बाद उसकी मासूमियत छिन गई थी और उसने इस निर्दयी दुनिया का असली रूप देख लिया था।
मात्र 8 साल की उम्र में उसने समझ लिया था कि गरीबों की कोई आवाज नहीं होती, उनकी तकदीर उनके हालात तय करते हैं। लेकिन उसने यह भी ठान लिया था कि वह अपनी तकदीर खुद लिखेगा। सुमन देवी, जो पहले एक गृहिणी थीं, अब अपने बेटे अभय की परवरिश और शिक्षा की अकेली जिम्मेदार बन गई थीं। पति के जाने के बाद परिवार पर जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। अब घर चलाने के लिए उन्हें दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा, बर्तन धोने और सिलाई कढ़ाई का काम करना पड़ा। महीने में मुश्किल से कुछ पैसे कमा पाती थीं, लेकिन वह उसी से अपने बेटे को पालने और पढ़ाने का संकल्प ले चुकी थीं। सुमन चाहती थीं कि अभय की जिंदगी उसके पिता की तरह संघर्षों में न बीते, बल्कि वह एक बड़े अफसर बने और सिस्टम को बदलने की ताकत हासिल करे। हर रात सोने से पहले वह भगवान से यही प्रार्थना करती, हे भगवान, मेरे बेटे को इतनी शक्ति देना कि वह अपने पिता को इंसाफ दिला सके। अभय ने अपनी मां के त्याग को देखा और समझ लिया था कि अब उसे कमजोर नहीं पड़ना है। उसने दिन रात पढ़ाई में खुद को झोंक दिया। स्कूल की हर परीक्षा में वह अव्वल आता गया और उसके शिक्षकों ने भी उसकी मेहनत को सराहा। धीरे धीरे 12वीं तक की पढ़ाई पूरी हो गई। अब उसे दिल्ली जाना था, जहां वह यूपीएसएससी की तैयारी करके एक बड़ा अधिकारी बन सकता था। लेकिन मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थीं। सुमन के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपने बेटे को दिल्ली भेज सके। उन्होंने अपने मन की तकलीफ को छिपाते हुए कहा, बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुझे दिल्ली भेज सकूं। मैं क्या करूं? अभय ने मां का हाथ थामा और आत्मविश्वास से कहा, मां, तू चिंता मत कर, मैं कुछ न कुछ करके वहां पैसों का इंतजाम कर लूंगा। मैं छोटा मोटा काम करूंगा और साथ में पढ़ाई भी करूंगा। मुझे बस तेरा आशीर्वाद चाहिए। सुमन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने बेटे को गले लगाते हुए कहा, बेटा, तेरे पापा आज जिंदा होते तो वो भी यही चाहते कि तू अपने सपनों को पूरा करे। जा, भगवान तेरा साथ देंगे। उस रात अभय ने अपने पुराने कपड़े और किताबें एक बैग में डाली। उसके पास कोई बड़ी पूंजी नहीं थी, लेकिन उसके पास एक चीज थी जो सबसे कीमती थी, उसकी मां का आशीर्वाद और उसका खुद का मजबूत इरादा। अगले दिन वह दिल्ली के लिए रवाना हो गया। उसकी आंखों में एक ही सपना था, मैं अपने पिता के हत्यारों को सजा दिलाऊंगा और सिस्टम में बदलाव लाऊंगा। अब यह सिर्फ एक सफर नहीं था, यह अन्याय के खिलाफ एक जंग थी। दिल्ली की चकाचौंध भरी दुनिया में जब अभय चौधरी ने कदम रखा तो उसे एहसास हुआ कि यह शहर उतना सरल नहीं है जितना उसने सोचा था। चारों ओर ऊंची ऊंची इमारतें, भीड़भाड़ से भरी सड़कें और अनगिनत कोचिंग संस्थान थे। हर तरफ लोग भाग दौड़ में लगे थे, लेकिन एक चीज जिसने अभय का दिल तोड़ दिया वो थी महंगी शिक्षा। अभय को अपनी मां सुमन देवी से किया हुआ वादा याद था। उसने सोच रखा था कि वह दिल्ली आकर यूपीएसएससी की तैयारी करेगा और एक ईमानदार अधिकारी बनेगा। लेकिन जब वह कोचिंग संस्थानों में दाखिले के लिए गया तो हर जगह मोटी फीस की मांग की जा रही थी। यहां सिर्फ उन्हीं को पढ़ाया जाता है जो लाखों रुपये चुका सकते हैं। यह जवाब उसे हर कोचिंग सेंटर में मिलता। उसने कई जगह स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया, अपनी मेहनत और गरीबी की कहानी सुनाई, लेकिन हर जगह से मायूसी ही हाथ लगी। कोई भी उसकी स्थिति समझने को तैयार नहीं था। कोचिंग संस्थानों के संचालकों के लिए शिक्षा केवल धंधा बन चुकी थी। उन्हें सिर्फ पैसे से मतलब था, टैलेंट से नहीं। पूरा दिन कोचिंग सेंटर के चक्कर लगाने के बाद अभय बेहद थक चुका था। भूख और थकावट से बेहाल वह एक फुटपाथ के कोने में बैठ गया। आंखों में आंसू थे, मन पूरी तरह से टूट चुका था। उसे अपनी मां की याद आ रही थी। वह सोच रहा था, कैसे मैं मां से किया अपना वादा पूरा करूंगा? अगर मैं यहां से खाली हाथ लौटा तो मां का सपना कैसे साकार होगा? उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह खुद को बेहद अकेला महसूस कर रहा था। उसी वक्त वहां से आर्यन वर्मा नाम के एक व्यक्ति का गुजरना हुआ। आर्यन वर्मा एक ईमानदार अधिकारी थे और गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने वाले एक एनजीओ के संस्थापक भी थे। जब उन्होंने देखा कि एक लड़का फुटपाथ पर बैठकर रो रहा है तो उनका दिल पसीज गया। वे उसके पास आए और कोमल स्वर में पूछा, बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? अभय ने अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए धीरे से कहा, सर, मैं अपनी मां से वादा करके आया हूं कि एक बड़ा अधिकारी बनकर ही दिल्ली से लौटूंगा, लेकिन यहां तो बिना पैसों के पढ़ाई करना नामुमकिन लग रहा है। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं किसी बड़े कोचिंग सेंटर में दाखिला ले सकूं। आर्यन वर्मा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, हौसला रखो। दुनिया में अभी भी अच्छे लोग हैं जो गरीबों की मदद करना चाहते हैं। क्या तुम मेरे एनजीओ में पढ़ाई करना चाहोगे? अभय चौंक गया और उत्सुकता से पूछा, सर, क्या वहां सच में अच्छी पढ़ाई होती है? आर्यन मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, हमारे यहाँ यूपीएसएससी की बेहतरीन तैयारी करवाई जाती है। सबसे अनुभवी टीचर पढ़ाते हैं और सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ कोई फीस नहीं ली जाती। हमारा मकसद केवल पैसा कमाना नहीं, बल्कि समाज में अच्छे और ईमानदार अधिकारी तैयार करना है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे।
उसने हाथ जोड़कर कहा, सर, आपने आज मेरी जिंदगी बदल दी। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आर्यन वर्मा ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, एहसान की बात मत करो, बस मेहनत करो और अपने सपनों को सच कर दिखाओ। तुम्हारी सफलता ही मेरा सबसे बड़ा इनाम होगी। अभय की जिंदगी ने उस दिन एक नया मोड़ ले लिया। अब वह सिर्फ सपने देखने वाला लड़का नहीं रहा, बल्कि उसे सही मार्गदर्शन और अवसर मिल चुका था। अब उसे पढ़ाई करने का सही माहौल मिला था और सबसे बढ़कर एक सच्चा गुरु आर्यन वर्मा भी मिल गए थे, जो हर कदम पर उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे थे। आर्यन वर्मा ने अभय को अपने एनजीओ में दाखिला दिलवाया। अब यह तुम्हारा नया घर है बेटा, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। यह सुनकर अभय की आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए। एनजीओ में न सिर्फ पढ़ाई की सुविधा थी, बल्कि वहां गरीब और अनाथ बच्चों के लिए रहने और खाने पीने की भी पूरी व्यवस्था थी। अब अभय के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। उसने इस मौके को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा अवसर माना और अपने इरादों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करने की ठान ली। अभय की मेहनत और समर्पण कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती थी। अब अभय के रोजमर्रा की जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, पढ़ाई और मेहनत। वह सुबह जल्दी उठता, क्लास अटेंड करता, दिन भर पढ़ाई करता और रात को देर तक मेहनत में लगा रहता। आर्यन वर्मा हर संभव उसकी मदद करते और जब भी वह हिम्मत हारने लगता तो उसे प्रेरित करते। बेटा, तुम्हारा हर संघर्ष तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है, हार मत मानो। अभय पूरी लगन और ईमानदारी से पढ़ाई में जुट गया। एनजीओ में पढ़ाई करने वाले कई और विद्यार्थी थे। उनमें से सरोज नाम की एक लड़की भी थी। सरोज ने अभय की मेहनत और संघर्ष को नजदीक से देखा। धीरे धीरे वह अभय की लगन और उसकी ईमानदारी से प्रभावित होने लगी। कई महीनों तक वह बस उसे दूर से देखती रही, उसकी मेहनत को महसूस करती रही। एक दिन उसने अपने दिल की बात कहने की ठान ली। वह सीधे अभय के पास आई और संकोच भरे स्वर में बोली, अभय, मैं तुम्हारी मेहनत और लगन को देखकर बहुत प्रभावित हूं। तुम्हारा लक्ष्य महान है, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ इस सफर में चलना चाहती हूं। मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूं। अभय थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने गहरी सांस ली और नर्म लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, सरोज, मैं तुम्हारी भावनाओं की कद्र करता हूं और एक नारी के सम्मान को समझता हूं, लेकिन मेरी जिंदगी का एक ही लक्ष्य है, अपने पिता को इंसाफ दिलाना और एसपी बनकर कानून की ताकत से गरीबों को न्याय दिलाना। सरोज ने उसकी गंभीरता को देखा और उसकी आंखें नम हो गईं। सरोज ने अभय की बात ध्यान से सुनी और समझ गई कि अभय का सपना उससे भी बड़ा है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे सपनों की राह में बाधा नहीं बनूंगी, बल्कि तुम्हारा हौसला बढ़ाऊंगी। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी और तुम्हें कभी इस रास्ते से भटकने नहीं दूंगी। अभय ने उसकी तरफ देखा और एक हल्की मुस्कान दी। धन्यवाद सरोज, तुम्हारी यह बात मेरे सफर को और आसान बना देगी। अब अभय की तैयारी अपने चरम पर थी। हर किताब, हर नोट्स, हर क्लास, हर कठिनाई, वह सब कुछ झेलते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। आखिरकार वह दिन आ गया जिसका उसे वर्षों से इंतजार था। अभय ने अपनी पूरी ताकत और आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दी। अब सिर्फ परिणाम का इंतजार था। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनमें उन्हें पूरा करने की हिम्मत होती है। गरीबी चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी ताकत मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। अभय चौधरी ने यही कर दिखाया। जिस समाज में उसे कमजोर समझा जाता था, आज वही समाज उसकी सफलता पर तालियां बजा रहा था। यूपीएसएससी की परीक्षा में उसने पूरे देश में टॉप किया। उसके संघर्षों और दृढ़ संकल्प ने उसे एएसपी पुलिस अधीक्षक का पद दिलाया। इंटरव्यू के लिए जब अभय पहुंचा तो पैनल के वरिष्ठ अधिकारी उसकी फाइल पलटकर देख रहे थे। उनमें से एक ने सवाल किया, अभय, इतनी कठिनाइयों के बावजूद तुम यहां तक कैसे पहुंचे? अभय की आंखों में आत्मविश्वास था। उसने बिना झिझक कहा, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, गरीबी देखी है, अन्याय सहा है, लेकिन हारना कभी नहीं सीखा। पैनल के एक अधिकारी ने आगे पूछा, क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगा कि सिस्टम के खिलाफ लड़ते लड़ते तुम्हारा भी शोषण हो सकता है? अभय ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जो इंसान डर गया वो अपने सपने को पहले ही मार चुका होता है। डर से जीतने का मजा ही कुछ और होता है। अगर मैं डरता तो शायद आज भी किसी के घर में बर्तन धो रहा होता। पूरे पैनल ने ताली बजाकर उसकी बात का सम्मान किया और फिर ऐतिहासिक घोषणा हुई, अभय चौधरी एएसपी के रूप में चुना गया। खुशखबरी जो मां की आंखों से बह निकली जब यह खबर सुमन देवी को मिली तो उनके सालों का दर्द आंसुओं में बदलकर बहने लगा। लेकिन ये आंसू अब दुख के नहीं थे, बल्कि गर्व और खुशी के थे। वो दिन याद आ रहे थे जब भूख लगने पर भी उन्होंने बेटे को पहले खाना खिलाया, खुद फटे कपड़े पहने, लेकिन बेटे की किताबें कभी कम नहीं होने दी। रात रात भर रोकर भगवान से अपने बेटे के उज्जवल भविष्य की प्रार्थना की और आज वही बेटा देश के सबसे बड़े पदों में से एक पर पहुंच चुका था।
सुमन ने बेटे को गले लगाया और फूट फूट कर कहा, बेटा, तूने मेरी तपस्या को सफल कर दिया। अभय ने मां के हाथ थामे और कहा, मां, मैंने जो वादा किया था उसे पूरा कर दिया। अब तुम्हें दूसरों के घरों में काम करने की जरूरत नहीं। अब हमारा भी अपना घर, अपनी पहचान और अपनी ताकत है। लेकिन अभय की आंखों में अब भी एक चिंगारी जल रही थी। उसने मां से कहा, अब वक्त आ गया है कि मैं उन लोगों को सजा दिलाऊं जिन्होंने पिताजी के साथ अन्याय किया था। जब अभय ने अपनी पहली पोस्टिंग संभाली तो पूरी जनता में उसे देखने और सुनने की होड़ मच गई। गुंडे मवाली, भ्रष्ट नेता और रिश्वतखोर अधिकारी, ये सब उसका नाम सुनते ही कांपने लगे। वह सिर्फ एक पुलिस अधिकारी नहीं था, बल्कि एक क्रांति की शुरुआत थी। अब उसकी कलम और बंदूक दोनों ईमानदारी के लिए उठती थीं। लेकिन एक सवाल हमेशा उसके मन में घूमता रहता था, मैं अपने पिता के हथियारों तक कब और कैसे पहुंचूंगा। कहते हैं, अन्याय सहना भी एक अपराध है, लेकिन जो इंसान अपनी लड़ाई खुद लड़ना सीख जाता है, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। एएसपी अभय चौधरी के पास जब एक रोता बिलखता ट्रक ड्राइवर आया तो वह अंदर से हिल गए। ड्राइवर ने कांपते हुए कहा, साहब, अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मेरा पूरा परिवार भूखों मर जाएगा। मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। अभय ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में पूछा, तुम्हें मेरी मदद किस तरह चाहिए? ड्राइवर ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, साहब, मैं रोजाना की तरह माल लेकर जा रहा था। मेरे पास पूरे कागज थे, लेकिन कुछ पुलिस वालों ने मुझे रोक लिया। उन्होंने जबरदस्ती मेरा चालान काटने की धमकी दी और रिश्वत मांगी। मुझसे कहा कि अगर 2 दिन के अंदर 5,000 रुपए नहीं दिए तो मेरा ट्रक कभी वापस नहीं मिलेगा। अभय के दिमाग में पुरानी यादें ताजा हो गईं। ठीक यही अन्याय मेरे पिता के साथ भी हुआ था। उसकी आंखों में गुस्से की लपटें जल उठीं। अब इन भ्रष्ट पुलिस वालों को सबक सिखाने का समय आ गया है। अभय ने ठान लिया कि वह उन भ्रष्ट पुलिस वालों को रंगे हाथ पकड़कर कानून के कटघरे में खड़ा करेगा। इसके लिए उन्होंने खुद को ट्रक ड्राइवर के रूप में बदलने का फैसला किया। अगर मुझे अपराधियों तक पहुंचना है तो मुझे खुद एक आम आदमी की तरह उनके बीच जाना होगा। अभय ने अपने ओहदे और रुतबे की परवाह किए बिना एक साधारण ट्रक ड्राइवर का भेष धारण किया। नीचे सफेद धोती पहनी, ऊपर कुर्ता डाला, माथे पर गमछा बांधा, सिर पर पगड़ी लगाई, बड़ी बड़ी नकली मूंछें लगाकर पूरी तरह ट्रक ड्राइवर बन गए। अब कोई भी यह नहीं पहचान सकता था कि यह वही एएसपी साहब हैं जिन्होंने पूरे जिले में अपराधियों की नींद उड़ा रखी थी। उन्होंने एक ट्रक का इंतजाम किया और ठीक उसी रास्ते पर निकल पड़े जहां उन पुलिस वालों ने ड्राइवर का ट्रक रोका था। जैसे ही ट्रक कुछ किलोमीटर आगे बढ़ा, कुछ पुलिस वालों ने हाथ दिखाकर उसे रोक लिया। अरे ओए, ट्रक रोक, कहां जा रहा है? अभय ने अपनी आवाज बदलते हुए कहा, साहब, रोज का रास्ता है, सेठ जी का माल लेकर दूसरे शहर जा रहा हूं। पुलिस वाले ने शक की निगाहों से ट्रक देखा और कहा, कागज दिखा। अभय ने तुरंत सारे दस्तावेज निकाल कर दिखा दिए। पुलिस वाले ने ध्यान से सारे कागज देखे और बड़बड़ाया, साले के पास तो सब कुछ सही है, अब इसे फंसाएं कैसे? पुलिस वाले ने कागजात वापस देते हुए कहा, ठीक है, अब लाइसेंस दिखा। अभय ने सिर झुका लिया और धीमी आवाज में कहा, साहब, मेरे पास लाइसेंस नहीं है। बस यही सुनना था कि पुलिस वाले की आंखों में चमक आ गई। ओहो, तो बिना लाइसेंस गाड़ी चला रहा है? फिर उसने घूर कर कहा, अब 2 ऑप्शन हैं, या तो 5,000 रुपए दे दें या फिर सरकारी चालान कटवा ले। अभय ने डरने का नाटक करते हुए कहा, साहब, इतना पैसा कहां से लाऊं? पुलिस वाले ने उसकी कॉलर पकड़ ली और गुस्से से कहा, अगर नियम कायदे का पालन नहीं कर सकते तो ट्रक लेकर सड़क पर क्यों आते हो? दरअसल अभय ने अपने ट्रक में एक छुपा हुआ कैमरा लगा रखा था जो पुलिस वालों की हर हरकत रिकॉर्ड कर रहा था। सच और ईमानदारी की ताकत को कोई हरा नहीं सकता। कभी कभी ऐसा लगता है कि अन्याय और भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन जब एक सच्चा और निडर इंसान उनके खिलाफ खड़ा होता है तो पूरी व्यवस्था हिल जाती है। एएसपी अभय चौधरी के सामने जब रिश्वतखोर पुलिस वालों की करतूत उजागर हुई तो उनका गुस्सा चरम पर था। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, अगर कोई ट्रक ड्राइवर अपने साथ लाइसेंस नहीं रखता तो उसका ज्यादा से ज्यादा 700 रुपये का चालान कटता है, लेकिन तुम लोगों ने 5,000 रुपये मांगकर अपनी जेब भरने की सोची। यह नियमों का उल्लंघन ही नहीं बल्कि खुली लूट है। इतना कहते ही अभय ने अपनी पगड़ी उतारी, नकली मूंछें हटा दी और पूरी रौबदार आवाज में गरजे, मैं एएसपी अभय चौधरी हूं। जैसे ही पुलिस वालों ने अभय चौधरी का आईडी कार्ड देखा, उनके होश उड़ गए। उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं, हाथ कांपने लगे और घुटने जवाब देने लगे। वे समझ चुके थे कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उनमें से एक गिड़गिड़ाते हुए बोला, साहब, हमसे गलती हो गई, हम आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे, कृपया हमें माफ कर दीजिए। लेकिन अभय ने कड़े स्वर में कहा, तुम्हारी यह गलती आज की नहीं है। 15 साल पहले भी तुम लोगों ने मेरे पिता के साथ यही किया था।
उनसे जबरदस्ती पैसे मांगकर परेशान किया, जिससे उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी लालच और बेईमानी के कारण न जाने कितने ट्रक ड्राइवरों के परिवार उजड़ चुके हैं? इतना कहते ही अभय ने दोनों की कॉलर पकड़ ली और उन्हें सीधे पुलिस जीप में डाल दिया। अब जब भ्रष्टाचार का पूरा खेल कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका था तो कोर्ट में पेशी तय थी। अभय ने पूरी वीडियोग्राफी और सबूतों के साथ उन दोनों पुलिस वालों को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने तुरंत फैसला सुनाया। दोनों भ्रष्ट पुलिस वालों को निलंबित कर दिया गया। उन पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। उन्हें 7 साल की कड़ी सजा सुनाई गई। यह सुनते ही अभय की आंखों में आंसू आ गए। उसने मन ही मन कहा, पापा देखो, आज मैंने आपको न्याय दिला दिया। अब कोई और गरीब ड्राइवर आपकी तरह शिकार नहीं बनेगा। जब मां सुमन देवी को यह बात पता चली तो उनके चेहरे पर संतोष की झलक दिखी। उन्होंने बेटे को गले लगाकर कहा, बेटा, अब मुझे पूरी तसल्ली हो गई है कि मेरे पति की आत्मा को शांति मिल चुकी है। तूने सच में अपनी मां का नाम रोशन कर दिया। दोस्तों, एक बात और बताता चलूं। जब अभय ने पुलिस सेवा ज्वाइन की थी तब उसने सरोज से वादा किया था कि जब तक वह अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर लेता शादी के बारे में नहीं सोचेगा। लेकिन आज उसका लक्ष्य पूरा हो चुका था। उसने सरोज को फोन किया और कहा, सरोज, अब इंतजार खत्म हुआ। मैं अब पूरी तरह से तुम्हारा हूं। सरोज की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, मैं जानती थी तुम अपना वादा जरूर निभाओगे। इसके बाद अभय और सरोज की धूमधाम से शादी हुई। यह सिर्फ एक शादी नहीं थी, यह संघर्ष की जीत, सच्चाई की जीत और न्याय की जीत थी। दोस्तों, रिश्वतखोरी केवल एक अपराध नहीं बल्कि एक सामाजिक बुराई है जो इंसानियत को शर्मसार कर देती है। यह सिर्फ लेने और देने का मामला नहीं बल्कि किसी की मेहनत, ईमानदारी और हक को छीनने जैसा है। जब कोई अधिकारी रिश्वत लेता है तो वह केवल पैसे नहीं लेता बल्कि किसी गरीब की उम्मीद, किसी माँ की दवाई, किसी बच्चे की किताबें और किसी परिवार का सहारा छीन लेता है। आपको जो पैसा रिश्वत में छोटा लगता है वह किसी गरीब के पूरे महीने की रोजी रोटी होती है। जिस रकम को आप एक महंगे होटल के खाने में उड़ा देते हैं उसी में कोई गरीब अपने बच्चों को स्कूल भेज सकता है। लेकिन रिश्वतखोरी ऐसी बीमारी है जो अमीर को और लालची बना देती है और गरीब को और लाचार। एक अधिकारी की एक छोटी सी रिश्वत किसी गरीब के सपनों को कुचल सकती है। सोचिए, जब कोई ईमानदार व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई से किसी दफ्तर में अपना काम करवाने जाता है और वहां उससे रिश्वत मांगी जाती है तो उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। सोचिए, जब कोई गरीब मजदूर अपने हक के पैसे पाने के लिए किसी सरकारी अधिकारी के सामने गिड़गिड़ाता है और उसे रिश्वत दिए बिना न्याय नहीं मिलता तो उसकी आत्मा कैसे रोती होगी। सोचिए, जब किसी बेरोजगार को नौकरी केवल इसलिए नहीं मिलती क्योंकि उसने रिश्वत देने से इनकार कर दिया तो उसकी पूरी जिंदगी किस अंधकार में डूब जाती होगी। हर रिश्वत लेने वाला अपने परिवार के लिए जहर खरीदता है। रिश्वत का पैसा कभी बरकत नहीं लाता। जो पैसा किसी गरीब की हाय लेकर आता है वह किसी के परिवार को खुशहाल नहीं कर सकता। रिश्वत के पैसे से बनाया गया घर मजबूत दिख सकता है लेकिन उसकी नींव कमजोर होती है। रिश्वत का एक एक रुपया किसी की बद्दुआओं से भरा होता है और जब समय बदलता है तो यही पैसा बर्बादी का कारण बनता है। अगर हम सच में समाज को सुधारना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। रिश्वत लेने से पहले सोचिए कि अगर कोई आपके माता पिता, भाई बहन या बच्चे से ऐसे पैसे मांगे तो आपको कैसा लगेगा। रिश्वत देने से पहले सोचिए कि क्या आप उस भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं दे रहे जिससे आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो रही हैं। अगर हर व्यक्ति रिश्वत देने और लेने से इनकार कर दे तो यह बुराई खत्म होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। दोस्तों, रिश्वतखोरी केवल कानून का उल्लंघन नहीं बल्कि इंसानियत और नैतिकता की हत्या है। इससे समाज कमजोर होता है, गरीब और गरीब बनते जाते हैं और अमीरों की भूख कभी खत्म नहीं होती। एक ईमानदार समाज बनाने के लिए हमें अपनी आत्मा की आवाज सुननी होगी। याद रखिए, एक ईमानदार आदमी भले ही थोड़े पैसे में अपना गुजारा कर ले लेकिन रिश्वतखोर अपनी दौलत के बावजूद कभी चैन की नींद नहीं सो सकता। इसलिए रिश्वत मत लो, मत दो, क्योंकि यही सच्ची इंसानियत और ईमानदारी का प्रमाण है। कानून का डर केवल अपराधियों को होना चाहिए, निर्दोषों को नहीं। जय हिंद, जय भारत।